ओके हेलो एवरीवन। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए स्क्रीन के बारे में और साउंड के बारे में सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। It is clear, sir. Okay, that's fine. So heat and thermodynamics we are studying. ब्रीफ किया था लास्ट लेक्चर में मैंने हीट के बारे में, व्हाट इज हीट, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेशन था। मैं जल्दी से उसको समराइज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। पहला टॉपिक हम लोग हीट पढ़ने वाले हैं, फिर हीट से रिलेटेड जितना भी स्टफ होगा उसको कवर कर लेंगे। देन वी विल गो फॉर द थर्मोडायनेमिक्स, उसके टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। हीट इज एनर्जी, सो इट्स बेसिकली एनर्जी, and that is because of temperature difference and that is in transition between one object to another. So इस तरह से ऐसा बोला था, अपने पास एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है। So this energy is not the kinetic energy, this energy is not the potential energy, it's not a mechanical energy, it's energy due to temperature difference. So अगर एक के पास टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे के पास टेम्परेचर कम है, so एक बॉडी से जो एनर्जी निकलेगी दूसरे बॉडी पे जो जाएगा, इसी एनर्जी को हीट बोलने वाले हम लोग। ये जब एनर्जी फर्स्ट बॉडी के इनसाइड में था उस समय उसको हीट नहीं बोलेंगे, उस समय बोलेंगे दैट इज इंटरनल एनर्जी। जब ये एनर्जी दूसरे बॉडी के इनसाइड चला जाएगा तब इसको हीट नाम नहीं दिया जाएगा, तब ये बोला जाएगा ये उसकी इंटरनल एनर्जी है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। और जो एनर्जी ट्रांजिशन में है उसी ट्रांजिशन वाली एनर्जी को आप हीट नाम देते हैं। किसी को इश्यू हो रहा है, सो मैं क्विकली स्टोरी शेयर कर देता हूँ। होपफुली रिजॉल्व हो गया। अगर किसी को स्क्रीन का इशू जा रहा था तो आपको समझ में आ गया होगा एनर्जी को हीट कब बोलेंगे, जब वो ट्रांजिशन में होगा। ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट हैज टू बी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और कोई रीजन की वजह से होगा तो नहीं बोलेंगे। इसको कई बार हम लोग थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं, थर्मल एनर्जी। सो हीट इज बेसिकली थर्मल एनर्जी, और अभी तक आपने जो काइनेटिक पोटेंशियल पढ़ा था वो मैकेनिकल एनर्जी था। सो देयर इज अ डिफरेंस। फिर आपने देखा था किसी बॉडी को हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। सो डी क्यू इज गिवन बाई मास, स्पेसिफिक हीट, एंड डी टी। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो और इससे आप क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जब फेस चेंज हो रहा होता है तो डी क्यू को आप लिखते हो डी एम इंटू एल। सो सेकेंड इक्वेशन आप यूज करते हो ड्यूरिंग फेस चेंज, ड्यूरिंग फेस चेंज। और फर्स्ट को कब यूज करना है? फर्स्ट को यूज करना है जब अब बॉडी एक ही फेज पर है। सो सेम फेज वाली स्टोरी है। लास्ट क्लास हम लोगों ने बात कर रखी, फिर भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ बिकॉज इट्स बेसिक पॉइंट। इस पे जो एल यूज हुआ था वो दैट वाज द लेटेंट हीट, वो आपको गिवन रहेगा। और जो एस यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। सो उसको हम लोग हेडिंग देख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और केवल उसको स्पेसिफिक हीट ही केवल बोलेंगे। जब कभी स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है दैट इज पर यूनिट, इसका मतलब होता है पर यूनिट मास है, तो मास से डिवाइड करना होता है। इसको कई बार लोग सी या फिर एस लेटर से इंडिकेट करते हैं, हम लोग एस से इंडिकेट कर लेंगे। तो स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया जा सकता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी, उसी फॉर्मूले से। सो वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला फॉर मेकिंग इट्स डेफिनेशन। सो इस फॉर्मूले से अगर इसको आप डिफाइन करेंगे तो ऐसा बोला जा सकता है कि किसी भी 1 ग्राम मास को अगर आप 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करना चाहें तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट आएगा, वही वैल्यू एस के बराबर हो जाती है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर हो जाती है। So we can write it as notes or something or definition. It is amount of heat required or needed to increase temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगा
उसी हीट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए और आई विल टेक अ 5 मिनट पॉज बिकॉज ऑफ सम रीजन। इसके बाद मैं वापस आता हूँ। ओके, सॉरी फॉर द दिस डिस्टर्बेंस। और हम लोग वापस आते हैं। होपफुली आप सुन पा रहे होंगे। स्क्रीन इज शेयर्ड। इट्स नॉट। लेट मी रीशेयर इट। अभी आपको सुनाई दे रहा होगा एंड यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन। ये डेफिनेशन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सम इंटरप्शन वाज देयर। इट सेज कि अगर आप 1 ग्राम सब्सटेंस को कंसिडर करते हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, तो उसके लिए जितना भी अमाउंट का रिक्वायर्ड होगा हीट का, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जिसको हम लोग हीट कैपेसिटी या सिंपली हीट कैपेसिटी बोलेंगे, स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो उसका क्या मीनिंग होता है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हीट कैपेसिटी ये सभी सब्सटेंसेस या मटेरियल्स के लिए होती हैं। तो हीट कैपेसिटी जब टर्म यूज किया जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी डिफाइंड एज, मैं यहाँ पे हीट कैपेसिटी लिख देता हूँ, हीट कैपेसिटी, and that is going to defined as delta Q upon delta T. When you are going to rewrite it with this formula, तो आप पाओगे कि this is going to be equal to m into s. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो क्वांटिटी बनती है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसा बोलेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट आता है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज it is the amount of heat needed to increase temperature
by 1 degree Celsius of a given substance. तो दोनों में एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है, वो आपको याद रखना होगा। कौन सा डिफरेंस है? मास का। जब कभी हीट कैपेसिटी बोलेगा, इसका मतलब पर यूनिट मास नहीं है, इसने बोला गिवन सब्सटेंस, इसने ये नहीं बोला कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो। तो स्पेसिफिक हीट और मास को मल्टीप्लाई करने से आपको हीट कैपेसिटी मिल जाता है। और अगर पर यूनिट मास डायमेंशन से आप याद रख सकते हो, इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर किलोग्राम, और भी सिमिलर टर्म्स। डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री केल्विन भी लिखा जा सकता है, बिकॉज आगे हम लोग अभी देख लेंगे कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बराबर रहता है। और इसका जो यूनिट रहेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट आपको कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा, तो ग्राम में नहीं दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन सा वैल्यू दिया गया। इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है, दैट्स कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। ये भी काफी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। सो वाटर इक्विवेलेंट, पहले मैं समझा देता हूँ। ये जो एम और एस हीट कैपेसिटी हम लोग लिखते हैं किसी एक सब्सटेंस के लिए, और अगर ये इसी को हम वाटर के साथ इक्विवेलेंट कर दें, सो ऐसा रिलेशन बनाया जा सकता है। दैट मीन्स हीट कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेम एज द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा उसकी वैल्यू आएगी मास ऑफ द सब्सटेंस एंड एस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई एस स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता होती है, 1 होती है, एज ए रेफरेंस लेते हैं। सो अगर ये 1 हो गया तो आप पाओगे कि ये जो मास ऑफ वाटर है वो इस नंबर के बराबर हो जाएगा। सो पॉइंट इज कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको पता होती है, और अगर ये इंटायर नंबर अपने को पता करना है तो ये मास ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ वाटर। क्या मीनिंग जा रहा है इसको पहले मैं थ्योरेटिकली लिख देता हूँ, अगर आपको इसमें नहीं क्लियर हुआ है तो उस लैंग्वेज के बाद आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ ऐसा बोलेंगे कि इट इज amount of water that requires same amount of heat to increase its temperature by same amount as that of a substance. So this is how water equivalent is defined. Language थोड़ी सी अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। So amount of water को हम water equivalent बोलते हैं। इसका water equivalent is amount of water. तो उसका यूनिट क्या जाएगा? That means it's an amount of water, so it should be gram, kilogram or something like that. और किसका अमाउंट होगा? वाटर का होगा। किस पर्पस के लिए? जिसका सेम रिक्वायरमेंट हीट का आएगा और सेम टेम्परेचर से इंक्रीज करेगा, सेम अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जैसा किसी एक सब्सटेंस के साथ होने वाला है। तो मीनिंग ये है कि अगर अपने पास एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, और लेट से वाटर है, आप दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हो और आप दोनों का टेम्परेचर भी सेम अमाउंट से चेंज कराते हो या इंक्रीज कराते हो। सो अगर सेम अमाउंट की हीट देने से सेम अमाउंट के टेम्परेचर को चेंज लाने के लिए मास ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है, जितना मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है या अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, उसी को वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं अभी हम लोकेशंस करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा, और अगर कभी पूछा जाए तो इस तरह से बोल सकते हो। तो इसका डेल्टा क्यू लिखेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ का डेल्टा क्यू आएगा इसका मास, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा डी। इसके लिए डेल्टा क्यू लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा डी।
फिर आप बोलोगे कि दोनों को कंपेयर करा लो। जैसे आप दोनों को कंपेयर कराओगे तो ये वाटर के लिए हीट कैपेसिटी और ऑब्जेक्ट के लिए हीट कैपेसिटी दोनों बराबर हो जाएगी। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा। उससे फिर यहाँ से मास ऑफ वाटर निकालेंगे, तो जो मास ऑफ वाटर होगा वो इस अमाउंट के बराबर रहेगा, और इसी को हम लोग वाटर इक्विवेलेंट बोलने वाले हैं। Making sense? So water equivalent is amount of water required to compare the two, the substance and the water. So इससे फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। इसका यूज कब करेंगे और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। यूज कब करेंगे? जब कभी आपको ये पता करना हो किसी सब्सटेंस में कितना हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा हो, और आपको सब्सटेंस का मास ना नोन हो, और आपको उसके हीट कैपेसिटी भी ना नोन हो, इसके बावजूद भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। अगर हमको वाटर इक्विवेलेंट पता है तो हम बोलेंगे कि जितना इसका हीट का रिक्वायरमेंट है फर्स्ट केस में, उतना हीट का रिक्वायरमेंट सेकंड केस में है। तो एम एस इसका और एम एस इसका दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो डेल्टा टी पता होते ही हम बता सकते हैं कि कितना हीट का रिक्वायरमेंट है कितने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, इवन दो वी डोंट नो अबाउट द सब्सटेंस इटसेल्फ, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। कॉपी कर लीजिए, और मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और इसको क्वेश्चन में आप लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको और क्लियर होने वाला है। सो अभी हम लोग एग्जांपल जो पिक कर सकते हैं वो इस बेसिस पे कर सकते हैं, जो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या Q इज इक्वल टू एम आर, एंड देन स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, और वाटर इक्विवेलेंट से रिलेटेड। एक सिंपल एग्जांपल पिक करते हैं। लास्ट स्लाइड कॉपी कर लीजिए। ये second slide, we have been second slide, somebody is asking. Here's the second slide. ओके, हो गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग फोर्थ स्लाइड पर आते हैं और एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पिक करते हैं। लेट्स ऐसा बोलते हैं कि फाइंड amount of heat needed to convert 40 gram ice at minus 20 degrees Celsius to water at 80 degrees Celsius. सिंपल क्वेश्चन है। ये बोलता है कि अपने को हीट कितना रिक्वायरमेंट आएगा अगर हम आइस को मेल्ट कराना चाहें लिक्विड वाटर में, और आइस इनिशियली आपका माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पर है, फाइनली वाटर को आपको 80 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। सो इस पर्पस के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट आएगा। कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस की रिक्वायरमेंट आएगी तो 0.5 आप ले सकते हो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर रहेगा, लास्ट क्लास में मैंने बता भी दिया। सो दैट इज 1 ग्राम, इनको आपको याद भी रखना है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और एक लेटेंट हीट ऑफ कन्वर्जन भी आएगा, सो ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है आइस वाटर कन्वर्जन के लिए। सो आइस वाटर कन्वर्जन के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और ये नंबर्स आपको दिए गए। अपने को पता करना है कितना हीट का रिक्वायरमेंट आएगा। आप ट्राई कर लीजिए और आप सॉल्व करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 6800 कैलोरी एक आंसर आया। सिक्स 6800 कंफर्म भी किया जा रहा है। कैलोरीज यस।
ओके, काफी टाइम दे दिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेक करते हैं कि आपका आंसर कैसे जा रहा है। सो यू गॉट आइस, तो आपके पास आइस है और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, पर्टिकुलर मास दिया गया इसका। सो मास इज 40 ग्राम and its temperature initially it is -20 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले हीट कीजिए सो दैट ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। मेल्ट होने से पहले इसका टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे लगाना होगा। तो अपने को करने का इस तरह का आइडिया लेना होगा, पहले आइस को आइस में रखते हुए इसका टेम्परेचर उस पॉइंट तक लेके आना जहाँ पे कन्वर्जन होने वाला है। सो जब ये आइस ही रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस तक जाना होगा, तो इस पर कुछ हीट का इन्वॉल्वमेंट आएगा या रिक्वायरमेंट आएगा। लेट्स से वो हीट का रिक्वायरमेंट Q1 है। सो Q1 को हम लोग लिख सकते हैं MS डेल्टा डी, बिकॉज MS डेल्टा डी का फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब हम लोग सेम फेज पे वर्क कर रहे होंगे। सो मास को रख लेते हैं 40 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ है, प्रॉपर यूनिट है कैलोरी पर ग्राम, और ये टेम्परेचर डिफरेंस आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपका 0 है, इनिशियल आपका -20 है। तो बेसिकली आपको बताता भी रहेगा कब हीट का रिक्वायरमेंट आ रहा है और कब नहीं आ रहा है। तो हमेशा MS डेल्टा टी लगाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, वहां से अपने को पता चल जाएगा। सो यू विल रिकॉल कि ये 20 आएगा और यहाँ से 20 आएगा, सो 20 और 20 मिल करके 400 बना देंगे कैलोरीज। सो 400 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड for the purpose to convert the ice from -20 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस of 40 ग्राम अमाउंट। इसके बाद अब क्या करना होगा, अब आपको इसी आइस को वाटर में कन्वर्ट करना होगा। ये फेस चेंज स्टोरी है। जब कभी फेस चेंज होता है तो वो सेम टेम्परेचर पर होता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर आइस वाटर पे कन्वर्ट होगा तो मास में कोई चेंज नहीं रहेगा, तो जितना आइस का मास होगा उतना ही वाटर का मास फॉर्म करेगा। सो मास इज आल्सो कंजर्व, यू कैन से सो। तो इसके लिए हीट का कितना एसोसिएशन या रिक्वायरमेंट आएगा, इस प्रोसेस के लिए जो Q2 हीट लग रहा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे m अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट होता है एक फेज से दूसरे फेज में, तो ml वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मास इज 40 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ कन्वर्जन इज 80। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर स्टेप को कैसे लिखना होता है। सेम फेज में हम MS डेल्टा डी लगाते हैं, फेज चेंज पे ये लगाते हैं। तो जब कभी फेज चेंज इन्वॉल्व होगा तो हम फेज चेंज को अलग से डील करेंगे। 8 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 हो जाएगा, 00 हो जाएंगे, इतने कैलोरीज ही हो जाएगा। अभी आप 0 डिग्री पर 40 ग्राम वाटर बना दिया आपने, तो 2 हीट का इन्वॉल्वमेंट आया। लास्टली एक थर्ड लगाना पड़ेगा। अब आपके पास वाटर है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको कन्वर्ट करना है वाटर में ही, लेकिन हायर टेम्परेचर में 80 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस के लिए भी आपको हीट का रिक्वायरमेंट आएगा। कितना हीट का रिक्वायरमेंट आएगा, यू कैन कॉल इट एज Q3। अब आप लगा सकते हो MS डेल्टा डी। माइंड इट, इसमें मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी ऑफ वाटर का ही आएगा। सो इन सबको यूज कर लेते हैं। सो यू विल गेट इट लाइक कि 40 ग्राम वाटर है आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है और टेम्परेचर फाइनली 80 है, इनिशियली 0 था। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32, सेम अमाउंट ऑफ हीट आ जा रहे हैं, 100 कैलोरीज। सो अगर इस तरह से आपको तीनों नंबर्स मिल गए, देन यू कैन से कि हम अपने पर्पस पर आ गए, जहां से स्टार्ट किया था, आइस से स्टार्ट किया था -20 से, और वाटर पे 80 डिग्री सेल्सियस पर आ गए। सो टोटल हीट कितना आ जाएगा, सो यू कैन से टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सबको ऐड कर दो, ये नंबर है, प्रॉपरली ऐड करेंगे अपने को एक आंसर मिल जाएगा। 32 64 हो जाएगा, उसके साथ 4 और ऐड हो जाएगा, तो 68 100 कैलोरीज आप बोल सकते हो, या 6.8 किलो कैलोरी बोलेंगे तभी चलेगा। सभी लोगों ने यही आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक ले जाना है। इन बिटवीन आपको देखना प्रोसेस में क्या कभी फेस चेंज हो रहा है। इफ यस, तो टिल देन आप सेम फेस पे लगाएंगे, फिर फेस चेंज का लगाएंगे, फिर आगे की स्टोरी बनाएंगे। इसको हम चाहते तो और भी बोल सकते थे कि लेट्स से कि आप स्टीम पे कन्वर्ट करते हो, तो हम वाटर को 100 तक ले जाएंगे, फिर स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं सेम कॉन्सेप्ट पर। लेट्स अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर फिल्ड है।
और क्वेश्चन ये है, it says like 20 gram of water is at 30 degrees Celsius in a container. Find heat required to increase temperature to 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको फाइनल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस करना है। सो इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस आपको करना है। गिवन दैट water equivalent of container or vessel is 10 ग्राम। सो इस पर आप ये लर्न करेंगे कि वाटर इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। अगेन मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे, और अगर आपने वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझा तो उसको लगाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। एक आंसर 1200 कैलोरीज आ रहा है। ओके, सपोर्ट भी हो रहा है। चलो देन इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि आप इस सिस्टम को हीट दे रहे हो। तो जो आप हीट दोगे तो वो दो पर्पस के लिए यूज होगा। एक तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा और कंटेनर का टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। सो वाटर का अमाउंट ऑफ मास आपको पता है, वाटर का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है ये भी आपको नोन है। अच्छा, वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो साथ में कंटेनर का भी चेंज होगा, तो दोनों के चेंज हो जाएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू का आपको रिक्वायरमेंट है वो दो पर्पस के लिए जाएगा, एक तो वाटर के लिए जाएगा और एक कंटेनर के लिए जाएगा। वन का मतलब वाटर समझ लीजिए, सेकंड का मतलब कंटेनर समझ लीजिए। फिर हम लिखेंगे कि ये मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा टी हो जाएगा, जो वाटर आपको दिया गया था। कंटेनर के लिए आपको लिखना होगा मास ऑफ, मैं 1 और 2 वर्ड यूज कर लेता हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, और डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों के लिए बराबर रहेगा क्योंकि टेम्परेचर ये मान के चलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर रहता है, तो इसका मतलब दोनों के टेम्परेचर बराबर रहता है। अच्छा, ये पहली स्टोरी तो आपको पता है, ये आपको 20 ग्राम दिया गया है और वाटर का 1 होता है, ये भी पता है आपको, और ये 70 - 30 है, ये भी लगा सकते हो। लेकिन कंटेनर के बारे में आपको नहीं बताया कि कंटेनर का मास कितना है, और ना ही आपको बताया कि कंटेनर किस मटेरियल से बना है, सो दैट कि आप ये बता कर सको कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। दोनों बातों को नहीं बताया गया, लेकिन एक बात बोल दी कि उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 10 ग्राम है। इसका मतलब है ये कंटेनर को हम 10 ग्राम वाटर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर उसको 10 ग्राम वाटर जैसा ट्रीट करेंगे तो 10 ग्राम ये वाटर का यूज होगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वाटर की यूज हो जाएगी, दैट इज 1। सो ये कंटेनर के लिए अपना काम कर जाएगा। तो ये पर्पस होता है हीट कैपेसिटी का, और ये जो वाटर इक्विवेलेंट का बेसिकली। और इसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, आप इस सेम लॉजिक से इस पे भी लगाएंगे। सो दोनों के लिए लॉजिक आपका एक्जैक्टली सेम रहने वाला है। एंड देन आफ्टर यू कैन ऐड दीस नंबर्स एंड यू विल गेट योर आंसर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। सो ये बनेगा 20 एंड देन दिस इज गोइंग टू 40 प्लस 10 into 40. So this is 800 and this is 400, that converts into 1200 calories. So 1200 calories is the correct answer जो आप लोगों ने दिया। So water equivalent help करता है कि किसी भी सब्सटेंस के बारे में हम उसको वाटर जैसा रिलेट करके बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, और अगर कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यानी मिक्सिंग प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं कि मिक्स करने पे क्या फर्क पड़ता है। So next you can put heading as the principle of calorimetry.
ये जो कंटेनर होता है इसको हम लोग कैलोरीमीटर भी कह सकते हैं, कंटेनर भी कह सकते हैं। और कंटेनर में हम लोग लिक्विड्स को या बहुत सारे मटेरियल्स को एक साथ मिक्स करते हैं, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, उनके साथ कैसे बिहेवियर होता है, हीट कैसे एक्सचेंज हो रहा होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। उसका प्रिंसिपल क्या है, तो द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, बट उसको पढ़ना होता है और फिर उसको याद रखना भी है, याद रह जाएगा क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। जब कभी हम किसी एक बॉडी को दूसरे के बॉडी के साथ मिक्स करते हैं, लेट्स अपने पास एक ये बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है, ये टेम्परेचर T1 पर है, ये टेम्परेचर T2 पर है, और लेट्स से कि इस पे और कुछ भी नहीं है, केवल यही दो बॉडीज हैं एंड देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। अगर T1 बड़ा है T2 से तो हम बोलेंगे फर्स्ट हॉट बॉडी है, सेकंड कूल बॉडी है। तो सिंस फर्स्ट हॉट बॉडी है तो हीट को रिलीज करेगा, और सेकंड कूल बॉडी है तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो फर्स्ट हीट को लेगा, सेकंड हीट को फर्स्ट हीट को देगा, सेकंड हीट को कंसीडर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो ये Q1 अगर इसने अमाउंट ऑफ हीट लिया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसके पास गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि Q1 की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू Q2 के बराबर होगी। अगर कोई और लॉसेस नहीं हुए हैं, प्रैक्टिकली आप देखोगे बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं कि कुछ हीट एयर के साथ चली जाएगी या कहीं और चला जाएगा, बट इन केस अगर केवल यही दो बॉडीज हो आइडियली, एंड देयर इज नथिंग, and if one is releasing heat and another is absorbing heat and heat is not being wasted anywhere else, then it can be easily said that whatever amount of heat is released by one body is going to be equal to the amount of heat accepted or absorbed by the another body. It's basically kind of energy conservation. तो अगर एक एनर्जी रिलीज करता है तो दूसरा एब्जॉर्ब करता है, कहीं और वेस्ट नहीं होता है, तो दोनों नंबर आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं। सो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसके बाद इसको यूज करेंगे। यस, वांट टू से समथिंग? Sir, does heat require a medium to transfer? हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। सो देयर इज अ हीट ट्रांसफर, एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। उसमें हम लोग ये लर्न करेंगे हीट किस किस मोड पे ट्रांसफर होता है। सो सर्टेन मोड रिक्वायर द मीडियम, सर्टेन मोड्स डू नॉट रिक्वायर द मीडियम। जैसा हमने पढ़ा होगा कि रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं आता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में हीट मीडियम का रिक्वायरमेंट आता है। So both are the cases. Requirement of medium is also there, or in some cases it's not. इसके बारे में लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हाउ वी कैन राइट इट इज सिंपल लैंग्वेज अगर कुछ बनाना चाहें, सो ऐसा लिख सकते हैं, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट देन in a two body system the amount of heat given by one body is equal to the amount of heat taken by another body or absorbed by another body. So अगर कोई हीट का लॉस नहीं है, देन टू बॉडी सिस्टम में एक बॉडी जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेगा, सेकेंड बॉडी उतना ही हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा या एक्सेप्ट करेगा। सो दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर एक बॉडी के लिए डेल्टा Q1 हीट का इन्वॉल्वमेंट है, दूसरी बॉडी में डेल्टा Q2 का हीट इन्वॉल्वमेंट है, और तो फिर आप पाओगे कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 मस्ट बी इक्वल टू 0। और अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा Q1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस डेल्टा Q2। यहाँ पर माइनस साइन का क्या मतलब है? आप पाओगे कि एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होगा तो एक के लिए डेल्टा T पॉजिटिव आया होगा, और एक बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ होगा तो उसके लिए डेल्टा T नेगेटिव आया होगा। तो इसलिए दोनों सेम साइन के नहीं हो सकते हैं, अपोजिट साइन के होंगे, तो ये माइनस साइन उसको कंपनसेट करने के लिए आता है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा Q1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा Q2 का मैग्नीट्यूड।
So amount of heat given by the one body is equal to amount of heat accepted by the another body. So इस पे आपको ख्याल रखना है, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको समझ में रखना होगा कि हम मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर रहे हैं, अदरवाइज एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उसका आपको ख्याल रखना होगा। So properly we will write as a magnitude equal, or we can say their sum is equal to 0. आप इस तरह से याद रख सकते हो, उनका सम 0 होगा तो टू बॉडी सिस्टम में चलेगा। मल्टी बॉडी सिस्टम में भी आप यही यूज कर सकते हो। सो इन केस मोर देन टू बॉडीज आर देयर, तो उसको भी लिख देते हैं, इन केस मोर देन टू बॉडी सिस्टम, then you can apply the same rule as delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3 and so on equal to 0. So इस पे आपको इक्वेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सभी के चेंजेस ऑफ हीट्स को लिखेंगे और बोलेंगे इसका टोटल सम 0 होने वाला है। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से बढ़ते हैं आगे, एक दो और एग्जांपल करेंगे देन। Basic example could be like this. Sir, please show the previous slide for a while. Okay, अगर फास्ट हो रहा हूँ तो आप बोल दीजिए, मैं थोड़ा स्लो भी हो सकता हूँ, नॉट एन इशू। ये आपको पढ़ने में आ रहा होगा, लास्ट में जो लिखा हुआ है मोर देन टू बॉडी सिस्टम के लिए आप Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू उनका चेंज इक्वल टू 0 करते हैं। So it's basically total energy is conserved, so बाहर से कोई और एनर्जी नहीं आ रही है सिस्टम में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एनर्जी जा रही है, इसलिए उसको हम 0 क्लेम कर सकते हैं। Okay, till then I'm writing the question. जरूरत पड़ेगी तो बताना, बाद में भी मैं शेयर कर देता हूँ उसको। It says let's say 40 gram water at 20 degrees Celsius is mixed with 10 gram water at 80 degrees Celsius. Find temperature of mixture after long time. जब कभी हम लोग बात करेंगे तो लॉन्ग टाइम की बात करेंगे, इसका मतलब है कि सेटलमेंट हो गया है, एनर्जी जितना ट्रांसफर होना था हो चुका है। सो वी नीड टू फाइंड कि फाइनली मिक्सचर का टेम्परेचर क्या आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कॉपी कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। ये टू बॉडी सिस्टम है, यानी दो वाटर मिल रहा है। सो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू 0 क्लेम कर सकते हैं। Okay, 1 minute for you to try. (32 degrees Celsius). ओके, कुछ लोगों का 32 आंसर आ रहा है, अच्छी बात है सर, जिनका भी आ रहा है 32 ही आ रहा है। सो इट माइट बी करेक्ट और सीम्स टू बी करेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, लेट मी सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोल लीजिए कि लेट फाइनल टेम्परेचर इज T or something,
तो फाइनल को हम लोग टी पकड़ लेते हैं और डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 को 0 बोलेंगे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। Q1 का मतलब आएगा M1 फर्स्ट का मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट। बाय द वे यहाँ पे वाटर है तो दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी। अगर कोई और लिक्विड होगा तो फिर अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग लिखेंगे। डेल्टा T1 फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस सेकेंड के लिए मास ऑफ द सेकेंड, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सेकेंड, और फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर वाज 80। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे और उनको ऐड अप कर देंगे। इसके बाद इनकी वैल्यूज को प्लेस कर दो। सो ये 40 दिया गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 है, T-20 है, प्लस सेकेंड केस के लिए जो मास दिया गया है वो 10 ग्राम दिया गया है, वो भी वाटर है तो 1 रहेगा, T-80 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन आफ्टर एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसमें T एक नंबर है, अननोन नंबर है जिसकी हमको जरूरत भी है और उसको हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यू नो बेटर, 10 से डिवाइड कर लीजिए तो आएगा 4T माइनस 80 plus T minus 80 equal to 0. This will become 5T is equal to 160. So T is equal to 160 by 5. किस यूनिट पर आएगा इसका भी ख्याल रखेंगे। जिस यूनिट पर आपने लिखा हुआ है टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट करने के टाइम पर सेम यूनिट पर T आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम यूनिट के नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जा सकता है। So this is 32 degrees Celsius. So final temperature of the mixture is going to be 32 degrees Celsius. आप ये भी याद रख सकते हो कि जो दो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक 80 है दूसरा 20 है, तो जो फाइनल आएगा वो इसके बीच में आएगा, क्योंकि 80 वाला जो हायर टेम्परेचर पे था वो 20 वाले को हीट देगा, इतना हीट देगा कि 20 का टेम्परेचर बढ़ता रहे और 80 का कम होता रहे। जहाँ पर दोनों बैलेंस हो जाएंगे फिर हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। सो 32 इज द एग्रीमेंट वाला टेम्परेचर है जहाँ पर हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा इन नट सेल। सपोज कर लीजिए आपको 3 वाटर्स को मिक्स करने को बोले, 4 वाटर को मिक्स करने बोले, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको क्या करना है, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 और जो फाइनल टेम्परेचर है उसको T मानेंगे और फाइनल माइनस इनिशियल लगाते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, 0 कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। जनरली वो आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछेगा, अगर फाइनल नहीं पूछता है तो कोई और नंबर पूछेगा फाइनल दे करके, तो इसी इक्वेशन से हमको दूसरा अननोन निकलेगा जो भी अननोन होगा। इसमें अगर वाटर इक्विवेलेंट भी देता है, सपोज कर इसमें वाटर इक्विवेलेंट भी देता है कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन, तो कंटेनर को भी हम लोग इस पे यूज कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस और ज़्यादा आप यूज टू हो जाए तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। ऐसा आपसे बोलता है कि ये आपके पास एक कंटेनर है और इस पे वाटर फिल्ड है। हम लोग जनरली वाटर को बोलेगा या फिर ऑयल को बोलेगा तो ऑयल के लिए एस बताएगा। ये जो वाटर है इसका और सिस्टम का टेम्परेचर दे रखा है इसने कि ये इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस पे था, और ये जो वाटर है उसका मास भी दे रखा है। इसका मास था लेट्स से 30 ग्राम, वाटर फिल्ड है इनिशियली। इस पर दूसरे वाटर को आप पोर करते हो, जब आप सेकेंड वाटर पोर कर रहे हो इस पर दैट इज ऑफ मास 40 ग्राम, और उसका जो टेम्परेचर है दैट इज एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, फिगर में सारा कुछ दिख रहा है, और ये भी वाटर ही है। साथ में ये बोलता है कि इफ वाटर इक्विवेलेंट of container be 10 gram, then find final temperature. So मिक्सिंग के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कैलकुलेट करना है। ये काफी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी आपने सोल्व किया है, बस एक चेंज आया है कि इसमें इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर यानी कंटेनर का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। सॉल्व कीजिए।
40 डिग्री सेल्सियस एक आप आंसर बता रहे हो। ओके, सो ज़्यादा वेट करने का पॉइंट नहीं है। अब आपको ये 10 ग्राम जो दिया गया वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का, उसको कैसे एडजस्ट करना है, यही एक नया पॉइंट है। बाकी सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सो आपको देखना है कि कंटेनर अपना कहाँ से कहाँ टेम्परेचर चेंज करता है, वो आपके लिए एक पॉइंट रहेगा। सो आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि हमारे लिए जो 1 है, जो पहला वाला लिक्विड था, सेकेंड जो पोर करने वाला लिक्विड है, थर्ड कंटेनर है। मैं इस तरह से तीनों का नाम दे दे रहा हूँ सो दैट कि मैं तीनों को अलग अलग लिख सकूँ। फिर आप लिख सकते हो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 इक्वल टू 0। 1 2 3 का क्या मीनिंग है, पिक्चर में दिखाया गया। 1 के लिए क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 कितना दिया गया, 30। स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं कि T आ गया, तो वो भी T टेम्परेचर पर होगा। इनिशियली कितना दिया था, 20। सो ये फर्स्ट के लिए इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा Q की। प्लस सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड का मास दिया गया 40 ग्राम पर, स्पेसिफिक हीट 1 होगी क्योंकि वाटर है। T उसका फाइनल टेम्परेचर होने वाला, इनिशियली 60 था तो 60 लिखेंगे। फिर अपने को Q3 भी लिखना है कंटेनर का। तो जब आप कंटेनर का लिखेंगे उसके लिए जो वाटर इक्विवेलेंट यूज करेंगे, तो अपने को ये देखना कंटेनर कहाँ से कहाँ टेम्परेचर चेंज किया है, वो मैटर करेगा। सो कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 10 है और वाटर के साथ है तो 1 लिख देंगे। एंड फाइनल टेम्परेचर T आएगा। इनिशियल टेम्परेचर कंटेनर का किसके साथ था, जो फर्स्ट वाला लिक्विड था उसके साथ था। सो दैट मीन्स ये 20 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा। इसके बाद ये 0 कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है वो कंटेनर का इनिशियल टेम्परेचर कुछ और बोले, तो कुछ और बोलेगा तो उसका इनिशियल लगाएंगे, फाइनल सबका सेम हो जाएगा तो वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। सो प्रोबेबली आपने यही किया होगा, तो ये बनेगा 3T माइनस 60 प्लस 4T माइनस एक 0 गया है तो ये 240 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। So it becomes 8T is equal to, these numbers can be added up. So this is 320. So T comes out to be 320 divided by 8, 40 degree Celsius. So ये 40 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। So यहाँ पे कंटेनर का टेम्परेचर इनिशियल और पर्टिकुलरली इनिशियल टेम्परेचर वो क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा, तो बताएगा कौन सा लिक्विड किस कंटेनर के साथ था, किसको पोर किया गया है अकॉर्डिंगली। आपने जैसे बोला है will it be the same if water is also poured from container, water is also poured from container। अगर इस कंटेनर से किसी और कंटेनर में डालेंगे तो फिर आपको देखना होगा कि इसको इन्वॉल्व करना है और दूसरे वाले को करना है। दूसरे कंटेनर के साथ क्या होने वाला है, अगर वो मिक्सचर के बारे में बोलेगा तो फिर इस वाले कंटेनर का अपना कोई यूज नहीं रहेगा अगर किसी दूसरे कंटेनर में आपने डाला है। तो उस कंटेनर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना था, उसको यूज करना होगा। सो क्वेश्चन में आपको ये केयरफुली रीड होना होता है कि सिस्टम में कौन कौन से इन्वॉल्व है, किसका किसका टेम्परेचर यूज कर चेंज हो रहा है, तो कहाँ कहाँ हीट एक्सचेंज हो रही है। बेसिकली क्या होगी ना, जो ये 60 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है वो हीट को रिलीज करेगा, तो हीट का कुछ पोर्शन ये 1 जिसको हमने 1 बोला है ये वाटर एब्जॉर्व करेगा, कुछ पोर्शन ये कंटेनर एब्जॉर्व करेगा। तो हम लोग कई बार ऐसा ही बोल सकते हैं कि हीट गिवन बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय अनदर बॉडी। 2 बॉडी सिस्टम में, मल्टीपल बॉडी सिस्टम में आप ऐसा बोल सकते हो हीट गिवन बाय ऑल द बॉडीज इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड बाय ऑल द बॉडीज। ऑल मतलब जो एक्सेप्ट करने वाली है और गिवन वाली जो ऑल है उनको अलग अलग कर सकते हो, और या फिर आप इस सिंपल फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हो। अच्छा, ये सारे केसेस में, हाँ बोलो। सर अगर कंटेनर का टेम्परेचर डिफरेंट है, इनिशियल जो वाटर का टेम्परेचर दिया है, तो फिर पहले दोनों को इक्वेट करेंगे और उसके बाद मतलब जो वाटर डाल रहा है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, या मतलब ओके आपको क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कितने कितने एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है। जैसे ये फर्स्ट जिसको मैंने बोला, फर्स्ट इज द वाटर, तो हम केवल वाटर के मास के बारे में वरी करेंगे, वाटर के स्पेसिफिक हीट के बारे में वरी करेंगे, और वाटर का फाइनल और वाटर का इनिशियल पे वरी करेंगे। सिंस वो मिक्सर का टेम्परेचर पूछेगा तो फाइनली सभी का बराबर होगा, तो फाइनली वाला आप T लिख दोगे। और इनिशियली उस वाटर का क्या था वो हमारे लिए मैटर करेगा,
कंटेनर और वाटर का सेम था या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तो इसका मतलब है कंटेनर केस में हम कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट तो यूज करेंगे और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर यूज करेंगे अगर आपको इनिशियल गिवन है तो। और अगर नहीं गिवन है तो उसका मतलब क्या होता है कि जिसके साथ वो मिक्स था तो वो पहले ही थर्मल इक्विलिब्रियम पर थे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर बराबर थे। इसका मतलब जो पहला वाटर है और ये जो थर्ड कंटेनर, इनिशियली इन दोनों का टेम्परेचर सेम था। और वो कितना था? वो 20 डिग्री सेल्सियस था। सो इन केस अगर वो कंटेनर का टेम्परेचर आपको नहीं बोलता है, दैट मीन्स दे ऑल द एलिमेंट्स जो एक साथ रखे हैं सबके टेम्परेचर बराबर है। और अगर अलग अलग बोलेगा तो फिर आप उसको अलग अलग डील करेंगे। अभी तक जितना एग्जांपल किया, 2 एग्जांपल किया हम लोगों ने, उसमें फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन में आपको फेस चेंज का करा देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सपोज कर लीजिए वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आइस को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, स्टीम के साथ मिक्स कर देते हैं, तीनों को मिक्स कर देते हैं, कुछ भी ऐसा बोलता है तो। और फिर अपने फाइनल टेम्परेचर के बारे में बात करता है तो फिर हम लोग सिमिलर टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उस पर फेस चेंज इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फेस चेंज को कैसे हैंडल करते हैं वो इस एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ और सॉल्व भी करता हूँ आपके लिए। मे बी लाइक दिस कि इफ 10 ग्राम ice at minus 20 degrees Celsius is mixed with 40 ग्राम, जनरली वो यूनिट ग्राम में ही देगा, कैलोरीज में भी देगा, तो इसी लैंग्वेज में बोलेगा आपको तो आसान रहेगा। अगर वो किलोग्राम में बोलता है तो अकॉर्डिंगली हमने डायमेंशन को ख्याल रखना है। So if this gram of ice is mixed with this gram of water at 20 degree Celsius, so water 20 degree Celsius में था, find final temperature। अब देखो यहाँ पे उसने कंटेनर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोला है, तो जब कंटेनर के बारे में बोलेगा नहीं तो आपको मास वाटर इक्विवेलेंट भी नहीं देगा, तो आपको उसको इग्नोर करके चलना है। एक आंसर 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, और जिन लोगों को आइडिया है वो पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, बाकी लोग ध्यान दे सकते हैं। इस पर डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलेंगे Q1 Q2 इक्वल टू 0। उसके लिए ये देखना होगा कि क्या हो रहा है। आइस है और वाटर है तो हीट एक्सचेंज करेगा, फिर आइस मेल्ट हो सकता है या वाटर फ्रीज हो सकता है, दोनों स्टोरी चलेंगी। तो हीट बजट बनाएंगे और उस बजट में देखेंगे कि हीट किस तरह से हमारी यूज हो रही है, और फिर फाइनली हमको क्या डिलीवर हो रहा है। तो जो फाइनली डिलीवर होगा उसको फिर हम उससे फिर आंसर को हम कंक्लूड करेंगे। कैसे हीट बजट बनाएंगे? तो हीट बजट बनाते हैं। जब कोई हम बजट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, या फिर ऐसे बोल लो कि कितना रिसीविंग है और कितना आउटगोइंग है। सो उस सबको यूज करेंगे। तो अब क्या करना, ऐसा कर सकते हो कि आइस आपके पास -20 डिग्री सेल्सियस पे, पहले आप देखोगे अगर आइस को हम आइस में रहने दें और 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं तो इस प्रोसेस में कितना हीट का इन्वॉल्वमेंट आने वाला है। फिर आपके पास जो वाटर है उस वाटर को वाटर में ही रहने देते हैं, लेकिन फेस चेंज वाले टेम्परेचर तक लेके आता है जहाँ जो कॉमन होगा। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, इससे इसको हमको फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। और हम दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे फिर यूज करेंगे। सो जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आइस को अगर आप -20 डिग्री सेल्सियस से 0 पे ला रहे हो यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी इसमें हीट को आपको देना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पे हीट का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको Q1 बोलते हैं, और हम लिखेंगे ये ms डेल्टा T से गवर्न होने वाला है। m कितना दिया गया, मास ऑफ आइस विच इज 10, स्पेसिफिक हीट हाफ, फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल टेम्परेचर -20। सो ये जो Q1 की वैल्यू है वो अपने को पता चल जा रही है। तो जो Q1 की वैल्यू है दैट केम आउट टू बी 100 कैलोरीज। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ये 20 बनेगा, 2 से कैंसिल होगा, 10 into 10 100 हो जाएगा। सो 100 कैलोरी। अच्छा ये पॉजिटिव आया। अब ये यहाँ से आप एक बात याद रख सकते हो, जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, और हीट रिजेक्ट होती है तो वो नेगेटिव आता है। तो फॉर्मूला हमको खुद ही बताएगा। तो पॉजिटिव मीन्स दिस हीट यू नीड टू गिव टू द आइस,
अच्छा, वाटर के केस में देखते हैं। लेट्स से कि इसमें Q2 का अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व होगा, तो ms डेल्टा टी, क्योंकि सेम फेज पे चल रहा है। मास ऑफ वाटर 40 ग्राम, स्पेसिफिक हीट हाफ, टेम्परेचर फाइनल 0, इनिशियल 20। सो ये बनेगा आपका -800 कैलोरीज। माइनस का मतलब हीट रिजेक्शन, इसका मतलब है कि 800 कैलोरीज जो है वो अगर वाटर 0 पे जाता है तो 800 कैलोरी रिजेक्ट करके देगा, यानी सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। और 100 कैलोरी सिस्टम को चाहिए होगा फॉर आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए। इसका मतलब है कि 800 आपके पास था, आपका 100 यूज हो गया, तो आपके पास 700 अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक क्या प्रोसेस होगा आइस का? अगर आइस आपका मेल्ट होता है और वाटर बनता है और ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है, तो दिस इज अ फेज चेंज प्रोसेस। तो अपने को एक ये चेक करना होगा कि इस प्रोसेस पे हमको कितना हीट का इन्वॉल्वमेंट आएगा अगर पूरा का पूरा आइस मेल्ट होता है। पूरा का पूरा आइस यानी 10 ग्राम ऑफ आइस इन केस 10 ग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट होता है तो कितना रिक्वायरमेंट आएगा। तो आप लिखोगे ये ml के फॉर्मूले से चलता है, और m कितना है 10, l कितना है 80। सो इसके लिए आपको कितना चाहिए 800 कैलोरीज चाहिए। सो अगर आप आइस को -20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लाना चाहते हो तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट आएगा 100 और 800, दैट मीन्स 900 आएगा। ये कितना दे सकता है? ये अपने को 800 ही दे सकता है। इसका मतलब है ये जो कन्वर्जन वाला प्रोसेस है पूरा नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स ये 10 ग्राम आइस पूरा का पूरा 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो इसका मतलब हुआ कि अब आइस पहले मेल्ट हो, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, पार्शली मेल्ट हो जाएगी, और फिर वाटर और आइस एक साथ रहेगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या करेंगे, फाइनली अपने पास आइस प्लस वाटर का मिक्सचर मिलने वाला है, क्योंकि आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाई, पार्शली मेल्ट हो रही है। सो आइस प्लस वाटर मिक्सचर मिलने वाला है। जब कभी आपको आइस प्लस वाटर मिक्सचर मिलेगा तो ऐसा 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, क्योंकि जो फेस कन्वर्जन है या फेस चेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुआ, कितना अमाउंट ऑफ वाटर बना, फाइनली कितना मिक्सचर में कितना वाटर है कितना आइस है। तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू लेट्स से x ग्राम है, तो हम लिखेंगे कि x इंटू एल, दिस मस्ट बी इक्वल टू द हीट दैट इज एक्स्ट्रा। तो 100 चला गया था 800 में से, तो 700 आपके पास सरप्लस था, तो 700 कैलोरी हैज बीन यूज्ड टू मेल्ट द आइस। सो यहाँ से x अमाउंट निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 700 डिवाइड बाई 80। सो यू राइट 7/80 और 70/8 ऐसा लिखेंगे ग्राम। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ आइस जो किसमें कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो फाइनली वाटर कितना बचा होगा 40 ग्राम ऑलरेडी था, इतना उस पर ऐड कर दीजिए तो इतने फाइनली वाटर का अमाउंट निकल आएगा। आइस कितना बचा होगा, सो जो इनिशियली आपके पास 10 ग्राम था 10 ग्राम में इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आइस का मास मिल जाएगा। तो मिक्सचर में हम बता सकते हैं कितना आइस बचा हुआ है, कितना वाटर बचा हुआ है और किस टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। कॉपी कर लीजिए, अगर आपने पहले इस तरह से क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आपके लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है, और अगर आपने पहले किया है देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि क्या करना है। सो एक तरफ हीट जो सिस्टम को रिलीज किया जाएगा और सिस्टम रिलीज करेगा, एक जो सिस्टम रिक्वायर करेगा, दोनों में हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमको फेस चेंज वाले टेम्परेचर पे लेके आना होता है पहले, फिर हम कंपेयर कर पाते हैं। अगर आपने समझ लिया, कॉपी कर लिया, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कैलोरीमेट्री वाली क्वेश्चन आप डील कर पाओगे, मिक्सिंग ऑफ सेम फेज सब्सटेंसेस और फेस चेंज वाले पॉइंट्स को भी आप सॉल्व कर पाओगे। सो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो इस फॉर्मूले पे था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल डिपेंड अपॉन वेदर देयर इज अ फेस चेंज और देयर इज अ नॉट अ फेस चेंज। Sir, can you please show the previous slide? Okay, here we go. Can you give one more question?
ओके एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हीटिंग कर्व को लेकर के। इज द क्लास स्टिल दिस? हाँ, वो 15 मिनट मैंने पोस्टपोन कर दिया था। वैसे आपको 7:15 तक दिया गया होगा, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप 30 तक पढ़ना चाहेंगे तो मैं 30 तक पढ़ा दूंगा, वरना 15 पे खत्म कर दूंगा। सो अभी आपके पास अभी 7 o'clock है, तो हम एक एग्जांपल भी कर सकते हैं और हीटिंग कर्व को समझ सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में बी इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। ओके, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, सभी लोग उसका आंसर दें और करेक्ट देने की कोशिश करें। 30 तक ले लेंगे, चलेगा। लिस्ट से कैसा बोलता है कि फाइंड final temperature and composition find final temperature and composition of mixture। कंपोजिशन का मतलब हुआ आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ एक एलिमेंट है, कितना अमाउंट ऑफ दूसरा एलिमेंट है। फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ 20 ग्राम ऑफ आइस। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज क्लोज इट, म्यूटेड। 20 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस is mixed with 80 gram water at 50 डिग्री सेल्सियस। सो वाटर आपने लिया है 50 डिग्री सेल्सियस पे 80 ग्राम अमाउंट का, वाटर थोड़ा ज़्यादा ले लिया, आइस 20 ग्राम लिए, -10 डिग्री सेल्सियस पर है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। फाइनली कितना टेम्परेचर बचता है और क्या क्या आपके पास मिलता है वो बताना है। फाइनली आपके पास आइस मिल सकता है, आइस वाटर मिक्सर मिल सकता है, या फिर वाटर मिल सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज है, इन्हीं में से कौन सी राइट पॉसिबिलिटी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सर एट 50 डिग्री लिखा है क्या लास्ट में? हाँ, वो 55 है, तो मैं थोड़ा सा बेटर लिख देता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे। एक 23 आंसर आ रहा है। सो आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पिलाने पे कितना रिक्वायरमेंट आएगा? 100 कैलोरीज का आएगा, ऐसा बोलोगे।
एंड देन वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें अगर Q2 जाएगा तो आपने लिखा होगा वाटर विच इज 80 ग्राम, स्पेसिफिक हीट विच इज 1, and then temperature difference is going to be 0 minus 50. That will be negative 4000 calories. So आप जाने होगे 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जाएगी। इसको 100 चाहिए तो इजीली सप्लाई कर देगा। फिर आइस का मेल्ट करा देते हैं वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस में, कंप्लीट मेल्टिंग। कंप्लीट का मतलब हुआ 20 ग्राम। तो अगर ये 20 ग्राम मेल्ट करके ये 20 ग्राम बनाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सो कितना हीट को इसका रिक्वायरमेंट आएगा। देन विल फाइंड ये ml टाइप का हो जाएगा, m is 20, l is 80, so 1600 कैलोरीज। ये 4000 कैलोरी दे सकता है, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो 700 है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अपने पास पूरा का पूरा वाटर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास वाटर है। कितना वाटर है? यहाँ से 20 ग्राम बना है और ऑलरेडी अपने पास कितना था, 80 ग्राम था। तो 20 + 80 दैट इज 100 ग्राम वाटर अपने पास है। कितने टेम्परेचर पर है? 0 टेम्परेचर पर है। लेकिन साथ ही अपने पास हीट अवेलेबल है। हीट कितनी अवेलेबल है? 10 इधर, 100 इधर से चला गया, 1600 इधर, 1600 यहाँ से चला गया तो 700 चला गया, और ये 4000 है। तो जो अपने पास हीट अवेलेबल है, सरप्लस है, हीट सरप्लस, that is going to be 4000 minus 1600 plus 100 or 700 you can call it as। तो ये कितना बन जाएगा? अगर 1700 यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं, so this should be 2300 calories। so अपने पास जो सरप्लस हीट आएगी वो इतनी आ जाएगी। अब ये क्या करेगा, हमारे पास ये सारा कुछ था, इसी को इंटायर वाटर को अब ये टेम्परेचर राइज कराएगा। तो हमारे पास 2300 कैलोरीज हीट है और अपने पास 100 ग्राम वाटर है। इसका टेम्परेचर अपने को फाइनल तक ले जाना है, इनिशियली 0 था। तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ से पता कर लेंगे, 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो 23 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। और पूरा का पूरा कंपोजिशन क्या रहा होगा? पूरा का पूरा कंपोजिशन वाटर रहा होगा। तो ये सरप्लस ज़्यादा थी, सरप्लस जितना था उसको, इसके अकॉर्डिंग हमने उसको ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाया। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ एक ही फेज की कहानी है। अंडरस्टूड? कैन यू प्लीज रीशेयर द स्क्रीन? ओके, बाकी लोग इसको कॉपी कर लें, मैं भी 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ अगर आपको इश्यू जा रहा है तो। सो फाइनल आंसर क्या हुआ? 100 ग्राम ऑफ वाटर, नो आइस, एंड टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग एक टॉपिक और भी पढ़ सकते हैं, और टॉपिक क्या बेसिकली इसी का एक छोटा सा पॉइंट है, हीटिंग कर्व। So can you please show the previous slide? Okay, if you are still needed, here it is. Okay, sir. Now suppose कर लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है और वो सॉलिड स्टेट पर है, आप उसको हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हीट करोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने फेस चेंज कंडीशन में आएगा और फिर वो लिक्विड पे फेस चेंज करेगा। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड पे जाता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये मेल्ट कर जाएगा। इसके बाद अगर लिक्विड को भी आप हीट अप करोगे तो उसका भी टेम्परेचर राइज करेगा और फिर बाद में गैसियस स्टेट पे चला जाएगा। तो इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं कि लिक्विड बॉयल हो गया, गैस में चला गया। तो ये 2 फेज चेंज हम लोग पढ़ते रहते हैं। अच्छा, जब सॉलिड पे रहता है तो हीट और टेम्परेचर कैसे लिंक होता है, और जब फेज चेंज हो रहा होता है तो हीट और टेम्परेचर कैसे लिंक होता है, बेसिकली वही 2 फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हुए थे। तो कई बार उन्हीं फॉर्मूलेस को वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं। तो उसका क्या मीनिंग है वो हम लोग समझ लेते हैं।
सो सपोज कर लीजिए वो ऐसा लिखता है कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया है, टेम्परेचर है, और यहाँ पर हमने हीट को प्लॉट किया है, हीट Q, टेम्परेचर T। टेम्परेचर को जनरली हम लोग T से इंडिकेट करते हैं। और कोई सब्सटेंस हमने लिया हुआ है, तो सब्सटेंस का इनिशियल टेम्परेचर लेट से आता है जब आपने कोई हीट नहीं दिया। फिर जब आप हीट दोगे तो आप पाओगे कि वो इस तरह से टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। तो ये जो लीनियर है रिलेशन वो सेम फेज पे वैलिड होता है। So that will be valid for the same phase, so it will be growing like this. Then after ये फ्लैट आएगा, इसके बाद फिर से लीनियरली जाएगा, फिर से ऐसा फ्लैट आएगा। ये फ्लैट लीनियर का क्या मतलब है वो अपने को समझना है, फिर ऐसा हो जाएगा। सो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट्स है उनके बारे में बताता आपको। ये जो पहला वाला पोर्शन है ये सॉलिड स्टेट को बताएगा, दूसरा वाला पोर्शन जो बता रहा होगा वो लिक्विड फेज के बारे में बता रहा होगा, और ये लास्ट वाला जो होगा वो गैस फेज के बारे में बता रहा होगा। ये जो फ्लैट दिखाया गया है वो बता रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं जो फेज चेंज होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ये जो डाउन साइड वाला है यू कैन सी कि यहाँ पर सॉलिड अपना लिक्विड पे जा रहा है, तो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। सो आप बोल सकते हैं टेम्परेचर का मेल्टिंग, इसका सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरा वाला टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो हीट है इसको यूज करके हम बता सकते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज कितनी है, और बेसिकली ये भी बता सकते हैं कि उनका लेटेंट हीट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो दिस इज इंडिकेटिंग फेज चेंज। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे ml लगाएंगे लेटेंट हीट कैलकुलेट करने के लिए, ये भी फेज चेंज के बारे में बात कर रहा है। सो आपको कई बार न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देगा, हीट के बारे में दे देगा, तो हम यहाँ के जो हीट का डिफरेंस आएगा वो बताएंगे कि वो सॉलिड से लिक्विड होने में कितना चेंज लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पर लिक्विड से गैस पे जाने में कितना लग रहा है, और सिमिलरली ये बीच वाला रेंज होगा उसको देख करके बता सकते हैं ms डेल्टा टी कितना जा रहा है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। और अगर हम लोग सॉलिड को आइस पकड़ लेते हैं तो फिर ये हमारे लिए वाटर होता है, और ये हमारे लिए वेपर होता है, वाटर वेपर, या फिर सिंपली आप गैस बोल सकते हो। ये जो कन्वर्जन हो रहा होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, और ये जो कन्वर्जन हो रहा था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अगर हम लोग सेल्सियस पे लिखते हैं तो। इस पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और आने के भी चांसेस रहते हैं, बहुत सिंपल है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। एग्जाम्पल देने की जरूरत हो तो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। टेम्परेचर के बारे में बता देता हूँ आपको, टेम्परेचर कौन कौन से स्केल में मेजर करते हैं। टेम्परेचर स्केल्स आप देखोगे बहुत सारे स्केल हम लोग यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और केल्विन, और कोई नया भी बना के आपको दे सकता है। तो उसके लिए क्या चल रहा होता है मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप नया भी डिजाइन कर सकते हो। ये 0 डिग्री से बेसिकली अपने पास वाटर और आइस और इसका वेपर वर्जन जो होता है, इसको आपको ये पता करना होता है किस टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहे होते हैं। प्रीवियस स्लाइड हियर इट इज, ड्रॉ कर लीजिए, इसको हीटिंग कर्व कहते हैं, और टेम्परेचर हीट रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो।
ट्रिपल पॉइंट आपने पूछा ट्रिपल पॉइंट के बारे में। तो ट्रिपल पॉइंट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। सो किसी भी सब्सटेंस के लिए ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर तीनों फेजेस एक साथ कोएग्जिस्टेंस करें। तो उसको मैं लिखा दूंगा। अभी हम लोग टेम्परेचर के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। कोई भी आपको स्केल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो ये चाहिए होता है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, और ये जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको चाहिए होते हैं। इन केस कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तीनों फेजेस एक साथ, इवन वाटर को भी आप टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन करके एक साथ कोएग्जिस्ट करा सकते हो, गैस वाटर और ये। तो उस टेम्परेचर जिस पे ये तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं उनको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो उस पर भी मिल जाएगा आपको। ये मैं टेम्परेचर स्केल के बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई आपको अच्छा क्वेश्चन देगा तो टेम्परेचर स्केल बना करके देगा। जैसे कि अपने पास कौन कौन से स्केल होते हैं? एक डिग्री सेल्सियस स्केल होता है। सेल्सियस स्केल में सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, और ये अपने को मिलता है 100 पर। सिमिलरली अपने पास एक केल्विन स्केल होता है। केल्विन स्केल पर आप पाओगे कि -273 पर ये होता है, और ये 173 पर होता है माइनस का, नहीं इसको एड अप हो जाएगा तो ये -173 पर ही होता है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में आप देखोगे ये 32 फ़ारेनहाइट पर होता है, और ये 212 पर होता है। और अगर कोई एक्स स्केल चल रहा होगा, Sir, एक्स स्केल में लेट से अगर सर टी वो है तो ये 273 और sir, 2 373 plus होगा। positive Sir, 273 वो और माइनस 373 में आएगा ना। पॉजिटिव 273 केल्विन आएगा। ओके ओके, और एक बार मैं चेक कर 373 लेता हूँ। और और डिग्री 373 सेल्सियस में वो नेगेटिव बनता है, राइट? तो ये अपना कितना बन जाएगा? +3 हो जाएगा, +100 हो जाएगा। कन्वर्जन, ये तो आपको कन्वर्जन पता होता है ना कि के और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है। K is equal to 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ यू आर राइट। सो अगर इसको 0 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? मैंने उसको कर दिया 373 कर दिया। और ये नंबर आप जानते हो। पॉइंट इसके अगर कोई हमको नया स्केल बनाना होगा तो कैसे करेंगे? तो वो अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा देन यू कैन लिंक देम। अच्छा, इसके बाद हाँ सर हाइपोथेटिकल कंडीशन में एक्सपोनेंशियल स्केल भी ले सकते हैं क्या हमें? हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या ले सकते हैं? एक्सपोनेंशियल स्केल, जैसे ये लीनियर स्केल्स है ना, तो लाइक 1 डिग्री सेल्सियस या फिर ऐसा, तो एक्सपोनेंशियल भी दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हाइपोथेटिकल बनाया जा सकता है। और जो लीनियर स्केल होता है उसके लिए हम लोग ये रूल लगाते हैं जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हाइपोथेटिकल का अगर कोई आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो एक बार भेजना, मैं उसको उसके बारे में भी बताऊंगा फिर आपको, ठीक है? इस पर अपना क्या रूल चलता है कि लाइक अगर एक्स स्केल चल रहा है तो एक्स स्केल में आप उसका मेल्टिंग पॉइंट को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, और फिर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें से मेल्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हो। ये जो नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है। सो ये भी किसी भी लीनियर स्केल में आप इसको यूज कर सकते हो। कोई अगर आपको नया भी बना करके देता है तो, जैसे कि अगर अपने डिग्री सेल्सियस लेना है तो सेल्सियस -0 डिवाइड बाई 100 -0, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू केल्विन, K -273 डिवाइड बाई 373 -273. Similarly, F -32 divided by 212 -32. सो पॉइंट इज कि ये सब आपस में कांस्टेंट रहते हैं, तो जिसको भी आप इक्वेट करोगे उसका रिलेशन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो डाउन साइड 100 आएगा, 100 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा। केल्विन की जो वैल्यू आती है वो डिग्री सेल्सियस में 273 का एडअप हो जाता है, या फिर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273 होता है। सिमिलरली अगर आप सेल्सियस के साथ फ़ारेनहाइट को लिंक करना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो C/100 इज इक्वल टू F -32 डिवाइड बाई, इनका सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो जिसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो इट शुड कम आउट लाइक 180। सो ये C/20 से कैंसिल आउट कर दो, 5 आ जाएगा। F -32/9, इसको आप याद रखते हो, एक अच्छा फॉर्मूला है कन्वर्जन का, इसको भी याद रखता हूँ। इन दोनों को आप याद रखोगे तो फिर ये जो पॉपुलर नंबर्स हैं इनमें कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट्स हैं।
अगर पूछता है तो कोई नया स्केल बना करके आपको देगा और फिर उसको लिंक कराने की कोशिश करेगा, तो उसको आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप डेल्टा के निकालो तो वो डेल्टा सी के बराबर आएगा डिफरेंशिएट करने से। 273 एक नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब है केल्विन स्केल में और डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब डेल्टा टी इन केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना होगा। लेकिन डेल्टा सी की वैल्यू डेल्टा एफ के बराबर नहीं होती है, क्योंकि डेल्टा सी और डेल्टा एफ अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो कि सी में कितना चेंज आएगा तो एफ में कितना चेंज आएगा। सिमिलरली एफ और के का जो चेंजेस होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, वो किसी एक रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, बट डिग्री सेल्सियस और केल्विन में वो सेम चल रहे होते हैं। हाँ, और अगर कभी निकालना हो तो इसको डिफरेंशिएशन वाले रूल लगा कर भी आप निकाल सकते हो। सो ये yes. Sir, why cannot we take any body's temperature below 0 degree Kelvin? बड़ी बात पूछ ली आपने। 0 डिग्री केल्विन का मतलब वो -273 डिग्री सेल्सियस, वो एब्सोल्यूट जीरो होता है। इनफैक्ट आप पाओगे कि अगर किसी बॉडी को एब्सोल्यूट जीरो भी अचीव नहीं कर सकते हैं, ये अपना एक रूल है। ये एक रूल है, आई मीन एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप पढ़ेंगे कि यू कैन नॉट टेक अ टेम्परेचर डाउन 0 और इवन 0, क्योंकि उस पर बॉडी के जो वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं सब बंद हो जाते हैं। और ये एज अ कॉन्सेप्ट दिया गया है, लाइक कि उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं ले जा सकते। प्रैक्टिकली तो वैसे भी -273 ले जाना डिफिकल्ट है, बट थ्योरेटिकली आल्सो वी कैन नॉट टेक इट डाउन साइड। पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, यस, वाइब्रेशंस बंद हो जाते हैं तो उनका काइनेटिक बंद हो जाता है। यूनिवर्स स्टार्टेड एट एब्सोल्यूट जीरो, इट कंप्रेसेस टू सिंगल पॉइंट। हाँ, सो वहाँ पर चीजें बदल जाती हैं, इंटायरली बदल जाती है। तो जो अपना जो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का आपका फंडा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सो वो सब रिसर्च और उस तरह की चीजें हैं। बस आप इसको याद रखना, उसको एक स्टेटमेंट आएगा कि हम 0 डिग्री सेल्सियस इसका 0 केल्विन तक नहीं ले जा सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है टू अचीव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वो थर्मोडायनेमिक्स में आप देखोगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी उसके बारे में कुछ और बातें बताएगा। सो फाइनली मैं आपको एक हीटिंग कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता हूँ, माइनर सा, सिंपल सा, और ताकि आप यूज्ड टू हो जाएं। इसके बाद हम लोग आज के लिए वाइंड अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। सपोज के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पर अपने हीट को दिखाया है, यहाँ पर आपने टी को दिखाया है, और ये जो हीट है कैलोरीज में दी गई है, ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया, और एक कोई कर्व बना दिया गया किसी सब्सटेंस के लिए। सब्सटेंस के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है, मे बी नॉट नीडेड। कुछ वैल्यूज दे रहा है, जैसे 20 दे दिया गया, 80 दे दिया गया, और ये जो टेम्परेचर है ये 30 दे दिया गया। और ये लेट से 60 दे दिया गया। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ 5 ग्राम of substance is heated as shown by the graph. Question is find latent heat of fusion of substance. So अपने को latent heat of fusion of substance बताना है। So ये solid है, ये liquid पे जाएगा, तो ये जो process होगी ये fusion वाली process हो रही होगी। ये heat आपको पता चल रहा है। So आप डेल्टा क्यू निकाल सकते हो, कितना डेल्टा क्यू आएगा,
ml के बराबर आएगा। डेल्टा क्यू का मतलब 80 minus 20, that is, तो ये आपके लिए एल कैलकुलेट कर लोगे। एल कितना आ जाएगा 6/5 12 किस यूनिट पर आएगा? कैलोरीज पर ग्राम। तो अमाउंट दिया था और वो किस पे दिया गया, दोनों को यूज करके हम बता देते हैं। या कॉपी कर। इस पे कोई कंसर्न डाउट आया हो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। इफ नॉट तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सुबह कल हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन और फिर हीट ट्रांसफर के बारे में। So any doubt or concern? So can I send my one doubts picture? Okay, you can send that.